अब देखो फोर्थ जो हमारा स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर मतलब हमारा जो देश है उसके अंदर कितने लोग जो है वो बेरोजगार है, उनके पास काम धंधा नहीं, अनएम्प्लॉयड है, और अगर हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो इसको जानने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं कि मतलब देश भर, पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। उसके बाद हमको ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने परसेंट जो लोग हैं, मतलब कितना परसेंट रेट जो लोग है वो एम्प्लॉयड है और कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और यहाँ तक कि हम इसकी मदद से ये तक जान सकते हैं कि ये जो लोग अनएम्प्लॉयड है यानी कि जिनके पास काम धंधा नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से इनके पास काम धंधा नहीं है, मतलब ये बेरोजगार है। तो ये सारी चीज़ें हमें को समझ आती है, ये तक समझ आ जाता है कि बेसिकली किस तरीके का ये अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं। यानी कि देखो अलग अलग टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कुछ लोग होते हैं मास अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे रहते हैं, कुछ लोग डिस्कस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे थे, कुछ लोग साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट, तो अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है तो आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, नहीं तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। सो देखो, जब भी हमारी कंट्री के अंदर रिसेशंस आते हैं यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जैसे एक अमेरिका के अंदर ही आया था द ग्रेट डिप्रेशन, कि मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली जाती है, लोग जो होते गरीब होते जाते हैं, कंपनी बंद होती जाती है, लोग शेयर बेचते जाते हैं। ऐसे टाइम पे अगर मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, अलग अलग बहुत सारी कंपनी बंद हो रही है क्योंकि उनके पास बेसिकली जो सामान बेच रहे हैं लोग खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और जब लोग सामान खरीद नहीं रहे, डिमांड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो सामान बना नहीं रही है, और सामान बना नहीं रही है इसका मतलब कि वो कंपनी अब अपना बंद कर दे रही है, जिसके वजह से क्योंकि वो अपनी कंपनी बंद कर दे रही है तो लोग जो है उनकी कंपनी में काम करने नहीं जा पा रहे, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और जिसके वजह से क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर देखोगे कि लोगों के पास अब पैसा कम होते जा रहा है क्योंकि लोग कमा नहीं रहे, तो देखोगे तो इस तरह से पूरी एक साइकिल बन जाती है कि लोग जो होते जैसे ही अगर वो डिमांड को कम कर देते यानी कि कुछ सामान कम खरीदने लग जाते हैं, तो अलग अलग कंपनी जो होती है वो उनकी बंद होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाते हैं किसी भी कंट्री के रिसेशंस। ठीक है, तो देखोगे तो इसकी जो शुरुआत होती है किसी भी इकोनॉमिक रिसेशन की, तो वो होती है लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, कि मतलब पूरी कंट्री के अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम है, जिसके वजह से यानी लोग जो है वो सामान खरीद नहीं रहे हैं, जिसके वजह से कंपनी सामान बना नहीं रही है, और बना नहीं रही है जिसके वजह से लोग वहाँ पर काम करने नहीं जा पा रहे हैं, और काम करने नहीं जा रहे यानी अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, और उनके पास फिर पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं और इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रही है। अब बेसिकली देखो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे होते हैं। देखो साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री का रिसेशन चल रहा रहता है यानी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही रहती है, कि कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन पे जा रही रहती है तो कभी बढ़ रही रहती है, तो ऐसे टाइम पे जब लोग को काम धंधा नहीं मिलता, यानी मान लो कंट्री बहुत ज़्यादा अभी डाउनफॉल में चल रही है, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, अलग अलग कंपनी बंद हो रही है और उस टाइम पे उनको काम धंधा नहीं मिल रहा, तो उसे हम साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब देखोगे तो देखो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है जहाँ पे इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर देखोगे तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो अलग होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अलग होता है, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप होता है वो भी अलग रहता है। ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री रहती है मतलब बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री रहती है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप होता है वो अलग रहता है। बेसिकली दोनों जगह पे अलग अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। जैसे कि देखो अगर मान लो कोई ऐसी कंट्री है जैसे अब अमेरिका ही था, तो वहाँ पर साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट थी कि लोगों के पास रिसेशन की वजह से काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वहाँ पर किस तरह का देखो होता है, तो वहाँ पर बेसिकली जैसे कि डिस्बर्सेड जो रहता है अनएम्प्लॉयमेंट वो वैसे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर मास अनएम्प्लॉयमेंट रहता है जैसे इंडिया के अंदर ही है कि अगर आप मान लो अगर आपके पास एक खेत रहता है, ठीक है, अब जैसे गांव में ही रहता है, अगर मान लो आपके पास एक खेत है और घर में 4-5 लोग हैं, ठीक है, मान लो 6-7 लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं, तो सब लोग क्या करते हैं कि सब मिलकर खेत में काम करने लग जाते हैं। ठीक है, जिनका काम धंधा नहीं रहता वो भी जाते हैं, खाली एक हाथ हिलाते रहते हैं कि मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ सबकी। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर अगर देखोगे, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइम पे देखोगे कि एक खेत है जिसके अंदर 10 लोग जो है वो सब मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें से मान लो 4-5 आदमी ऐसे हैं जो कुछ काम के ही नहीं है, फालतू में उधर बस ऐसे ही हाथ हिला रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है रह कर भी। तो ऐसे टाइम पर वो जो 4-5 लोग हैं वो डिस्गस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे हैं, यानी कि
एम्प्लॉयमेंट कर रहे, एक तरह से देखो काम कर रहे, लेकिन उनका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर 10 लोग भी काम करेंगे तब भी फसल उतनी ही उगने वाली है, 1 किलो मान लो उगेगी, और अगर 1-2 आदमी भी फसल उगाएंगे तब भी 1 ही 2 किलो उगेगा, ठीक है। तो फसल उतनी ही उगने वाली है, तो उतने लोग मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे हम डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो ऐसा मतलब काम कर रहे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो हमारी इंडिया ही है, तो वहाँ पर भी क्योंकि देखोगे तो लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। उसके बाद होता है देखो मास अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। बेसिकली मास अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो पूरे लोग ही होते हैं उन्हीं के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती है, पूरे एरिया के जो लोग होते हैं। जैसे मान लो कोई गाँव है, तो गाँव के लोगों के पास ही काम धंधा नहीं रहता पूरे गाँव में ही, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है कि मान लो कोई आदमी है जो डिग्री पास है, ठीक है, और उसको चाय वाले के पास काम करना पड़ा या फिर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ रहा है, तो उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी क्या कि उसने पढ़ाई इतनी सारी की है, उतनी उसके पास स्किल्स है, लेकिन वो स्किल्स लायक काम नहीं कर रहा है, उससे नीचे का काम कर रहा है, तो उसे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जो इंडिया के अंदर आपको दिखेगा भी कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन कोई छोटा मोटा काम करते हुए दिखेगा किसी फैक्ट्री में, ठीक है। और वैसे ही और भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जो फेस करनी पड़ती है ऐसी इकोनॉमिक्स को, जो अलग अलग लेवल पे रहती है। अब देखो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो ये तो देखता है कि किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट लोग झेल रहे, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, ठीक है, कि मतलब कितनी मतलब प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का उसी का काम रहता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है वो कॉजेज़ भी ढूंढता है कि मतलब क्या क्या मतलब बेसिकली रीजंस है इस अनएम्प्लॉयमेंट के, और उसके सॉल्यूशंस क्या है, कि मतलब किस तरह से हम इन अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर सकते हैं, लोगों का काम धंधा दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारे फेशियल्स बेसिकली पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि देखो गवर्नमेंट जो रहती है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम धंधा नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि अपने से अलग से मतलब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देती है, डैम बनाने का काम चालू कर देती है, पुल बनाने का, रोड बनाने का, तो वो सारी चीज़ें चालू कर देती है। फेशियल मतलब अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा खर्चा बढ़ा देती है, जिसके वजह से लोगों को काम मिल सके, ठीक है, लोगों को काम धंधा मिल जाए। जैसे मान लो अगर एक रोड बनता है, तो रोड बनाने के लिए काफ़ी सारे मजदूरों को काम मिल जाएगा, तो उन लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट काफ़ी सारे फेशियल पॉलिसी को मतलब करता है। फेशियल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का खर्चा का एक्सपेंडिचर का जो बेसिकली पॉलिसी रहती है कि कहाँ पे बजटिंग है, कितना कहाँ पे खर्चा करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा करने लग जाता है, कि मतलब रोड बनाने लग जाता है, डैम बनाने लग जाता है, जिसकी मदद से लोगों को काम धंधा मिल सके, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी की मदद से मतलब बेसिकली ऐसी जो पॉलिसीज़ रहती है ताकि लोगों को काम मिल सके, फेशियल पॉलिसी जैसे, तो ऐसी पॉलिसी फिर जो गवर्नमेंट होती है वो फॉलो करने लग जाती है उस कंट्री की, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को पता कर सकते हैं, कंट्री के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट और कितनी एम्प्लॉयमेंट है। और बेसिकली अगर मैं भी आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है और एम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है, तो वापस आप पीछे बैक करके सुन लो, ध्यान से सुनना, सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब देखो पांचवा जो स्कोप है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है मनी एंड प्राइस लेवल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर, जैसे हमारा इंडिया ही है, अगर आप चाहते हो कि किसी भी हमारे देश के अंदर अगर महंगाई बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है हमारा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो होता है वो हमारे मनी का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन रखता है, कंट्रोल में रखता है, ताकि महंगाई बढ़े ना और ज़्यादा भी कोई सामान सस्ता ना हो जाए, ठीक है। अब कैसे, तो देखो आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझेगा कि कैसे आरबीआई जो होता है वो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है और डिफ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लो हमारा जो आरबीआई है वो अगर एक नोट बनाता है, ठीक है। अब एक समोसा है और एक नोट है, ठीक है। अब एक नोट में एक समोसा मिलता है, तो लोग जब है, अगर मान लो कोई आदमी अगर वो एक नोट कमा लेता है, मान लो 10 रुपये कमा लेता है, तो उसको एक समोसा खरीद सकता है वो, ठीक है। अगर मान लो वही चीज़ अगर आरबीआई जो है वो 4 नोट बनाता है, ठीक है, 4 नोट अगर प्रिंट कर देता है, ऐसे टाइम पर क्योंकि समोसा तो एक ही है और नोट 4 है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं इस समोसा को खरीदने के लिए तो उनको 40 रुपये कमाने पड़ेंगे, तब जाकर वो एक नोट खरीद सकते हैं। और बेसिकली अमीर लोग तो खरीद लेंगे, अमीर लोग के पास पैसे उतने पैसे रहेंगे, लेकिन जो गरीब लोग रहेंगे उनके पास इतने पैसे नहीं है। मान लो एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 10 ही रुपये, 40 रुपये नहीं है, तो फिर वो समोसा नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे टाइम पर बढ़ जाती है महंगाई, जब बेसिकली जो आरबीआई होता है काफ़ी ज़्यादा अगर नोट छाप देता है। इसलिए बेसिकली आप सोचते हुए होंगे कभी कभी कि आरबीआई जो है वो ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता। तो देखो अगर ज़्यादा नोट छाप देगा तो सिर्फ महंगाई बढ़ने वाली है,
तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो सिर्फ हमारा ही घाटा रहेगा। जो गरीब लोग होंगे वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादातर जो 80% जो पॉपुलेशन है वो गरीब ही है। तो 80% तो जो भूख से ही मर जाएंगे कि वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आरबीआई जो होता है वो इतने ज़्यादा नोट नहीं छापता है, ठीक है। अब देखो महंगाई को कंट्रोल कैसे करता है। तो देखो हमारा जो आरबीआई होता है वो कंट्रोल किस तरह से करता है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको लोन चाहिए, जैसे अगर मान लो मेरे को 50,000 का लोन चाहिए, तो मैं जाऊंगा किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक हो गया। तो ऐसे अलग अलग बैंक है, तो वहाँ से मैं किसी से भी लोन ले सकता हूँ। तो मान लो मैं जाता हूँ एसबीआई में लोन लेने के लिए, ठीक है। अब एसबीआई से अगर मैं लोन लेता हूँ तो वो मेरे ऊपर चार्ज करेगा बेसिकली इंटरेस्ट, ठीक है। और देखोगे तो बैंक जो होते हैं कमर्शियल बैंक, उनका इंटरेस्ट के ऊपर ही पूरा मतलब खर्चा पानी रहता है, ठीक है। उसी से उनकी कमाई रहती है, इंटरेस्ट के ऊपर ही, कि अगर जितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उतनी ही उनकी कमाई होती है। अब देखो ये जो बैंक होता है, अगर वो किसी भी आदमी को लोन देता है तो जब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसे हम बोलते हैं बेस्ड रेट, ठीक है। बेस्ड रेट इंटरेस्ट बोलते हैं बेसिकली। और अगर मान लो ये जो बैंक है, अब मान लो एसबीआई है या फिर कोटक, एचडीएफसी, कोई भी बैंक है, अगर मान लो कल को इनके पास पैसे कम पड़ जाते, इनको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये किससे लोन लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, अगर इनको कल को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो ये जाते हैं आरबीआई के पास और उनसे पैसे लेते हैं, मतलब बेसिकली उनसे लोन लेते हैं, ठीक है। और देखो अब क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो अब हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो पैसे लेकर फ्री में तो लोगों को बांटने वाले नहीं है, वो इंटरेस्ट कमाएंगे बेसिकली। वो जब पैसे कमाएंगे तो आरबीआई भी सोचेगा मेरे को भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो आरबीआई होता है वो क्या करता है कि अगर मान लो कोई भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, वो जाता है आरबीआई के पास कि मेरे को थोड़ा पैसे दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, मेरे को कम पड़ रहा है पैसा। तो वो जो आरबीआई रहता है वो 1 करोड़ के ऊपर वो भी चाहता है कि मैं भी थोड़ा बहुत पैसे कमाऊँ, तो इसलिए वो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर किसी भी तरह का लोन का। कि अगर कोई बैंक है जो लोन लेता है आरबीआई से, पैसे लेता है, अगर उसके पास कम पैसे है तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे टाइप के रेपो मतलब बेसिकली रेट होते हैं जो आरबीआई देता है लोगों को, मतलब बैंक को। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खाली बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं ही हूँ और अगर जाता हूँ बैंक में लोन लेने के लिए, ठीक है। मान लो मैंने गया बैंक में 1.5 लाख का लोन ले लिया, सोचा आईफोन खरीदूंगा, ठीक है। अब मेरे जैसे ही काफ़ी सारे और भी ऐसे मतलब लोग थे जिनको आईफोन खरीदने का शौक़ था, लेकिन पैसे नहीं है जेब में। तो इसलिए उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी जाते हैं बैंक से, एसबीआई या फिर और बैंक से ले लेते हैं लोन और उससे हम लोग आईफोन खरीदेंगे। अब देखो एक दुकान है जहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब बेसिकली देखो 10 ही आईफोन है। अब खरीदने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने लोन लिया था, तो मान लो 100 लोगों ने लोन लेकर 1.5 लाख लोन लिया था और गए दुकान में आईफोन खरीदने के लिए। अब ऐसे टाइम पे आईफोन का वाला जो था, दुकान वाला जो था, उसने क्या किया कि देखो अब उसने देखा कि लोग तो बहुत सारे मतलब डिमांड बहुत सारे लोग आए हैं मुझसे आईफोन खरीदने के लिए और मेरे पास है सिर्फ 10 आईफोन और लोग खरीदने आए हैं 100 लोग। अब ऐसे टाइम पे अगर वो महंगे में भी बेचता है तो भी उसमें से 10 लोग तो खरीद ही लेंगे, वो सोचकर वो काफ़ी महंगे में बेचेगा। यानी कि जो आईफोन 1.5 लाख का था वो 2 लाख में बेचेगा वो। अब कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, वो खरीद भी लेंगे कि चलो मेरे पास पैसे है और 85,000 इकट्ठा करना है, दे देता हूँ और ख़रीद लेता हूँ आईफोन। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो आईफोन जो 1.5 लाख का मिल रहा था वो आपको अब 2 लाख का मिलेगा। तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जैसे ही लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे देखोगे तो जब बैंक जो है वो ज़्यादा लोन देता है लोगों को, तो लोग जो होते हैं ज़्यादा खर्चे करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जाती है, ठीक है। अब अगर मान लो आरबीआई जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि महंगाई ना बढ़े और हमेशा बेसिकली मेंटेन रहे, जितना भी प्राइस लेवल है उतना। तो उसके लिए देखो गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है आरबीआई को, देखो जो आरबीआई है जो भी रेट मतलब बेसिकली कमर्शियल बैंक को देता है, मतलब देखो अब कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से जब भी लोन ले तो आरबीआई जो है अगर मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे टाइम पर जो आरबीआई होता है वो अपना रेपो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि देखो जो भी बैंक थे जो आरबीआई से लोन लेते थे, मान लो 5% पे लोन लेते थे, ठीक है, 5% पे लोन लेते थे और 12% पे लोगों को बांट देते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो तो एवरेज 12% ही रहता है, हर एक बैंक 12% पे दे देता है लोन। तो 12% पे लोगों को लोन दे रहे थे और खुद 5% 4% पर आरबीआई से लोन पे पैसा ले ले रहे थे, ठीक है। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही रहती है तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करता है, अपना जो रेपो रेट है यानी इंटरेस्ट जो लेता है वो उसको बढ़ा देता है। यानी क्या
कि पहले जो 4% ले रहा था वो अब 10-20% लेने लग जाता है। मान लो 20% अब ले रहा है, ठीक है। अब 20% मान लो इंटरेस्ट ले रहा है। अब कमर्शियल बैंक वाला जो रहेगा, मान लो SBI है, अगर वो 20% पे इंटरेस्ट ले लेता है, मतलब पैसा ले लेता है 20% इंटरेस्ट में, अब लोगों को उसे 30-40% पे देना पड़ेगा। मान लो 30% इंटरेस्ट, 40% इंटरेस्ट पे अगर देगा तब उसका कुछ फ़ायदा होगा। अब अगर मान लो 30-40% पे लोगों को इंटरेस्ट पे अगर बेचेगा, मान लो आप ही को कोई बोलता है कि 40% इंटरेस्ट पे आपको मतलब लोन मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे लोग खरीदेंगे ही नहीं, बोलेंगे जाने दे, आईफोन नहीं खरीदूंगा, वो चलेगा, मेरे को किडनी बेच देता हूँ उससे अच्छा। तो ऐसे टाइम पर लोग जो होते हैं वो लोन लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मनी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, यानी कम लोग पैसे लेने लगते हैं, जिसकी वजह से मनी वापस से कम हो जाता है मार्केट के अंदर, और फिर से महंगाई जो होती है वो कम होने लग जाती है। यानी कि देखो, अब वापस से जब लोग जा रहे रहेंगे दुकान में आईफोन खरीदने के लिए, तब फिर वापस से अब 1 ही 2 लोग जाएंगे दुकान में खरीदने के लिए जिनके पास पैसे रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर मान लो वो 2 लाख में आईफोन बेचेगा तो वो नहीं खरीदेगा 1-2 आदमी लोग, कि 2 लाख का किधर बोल रहा है, तो ये 1.5 लाख का है, 2 लाख में बोल रहा है, नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे टाइम पे उसको वापस से अपनी महंगाई जो है उसको कम करनी पड़ेगी दुकान वाले को। तो इस तरह से मतलब RBI जो होता है वो महंगाई को कंट्रोल करता है, कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही रहती है तो बैंक का जो रेपो रेट रहता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ताकि बैंक जो है वो ज़्यादा रेट पे अगर लोन लेता है तो उसको ज़्यादा रेट पे लोगों को भी लोन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग जो होंगे वो लोन लेंगे नहीं और मनी का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो महंगाई होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो प्राइस लेवल होता है और जो मनी का जो फ्लो होता है मेंटेन किया जाता है। अब देखो ये सारी चीज़ें पता कैसे की जाती है, तो इसकी मदद बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी की मदद से ये सारी चीज़ जान सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, मतलब कितनी महंगाई बढ़ रही है कंट्री के अंदर, प्राइस लेवल कितना है, कितने में आसपास में लोग सामान बेच रहे हैं। मान लो अब 2 लाख का आईफोन लोग बेच रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ऐसे टाइम पे हमको इन्फ्लेशन भी पता चल जाएगा, या फिर बहुत सारा सामान सस्ता हो रहा है, मान लो उसका उल्टा हो रहा है कि लोगों के पास मान लो कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा था उस टाइम पर, जो बेसिकली जैसा कोविड-19 ही चल रहा था अपना, जब कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो था उसने RBI को बोल दिया कि एक काम कीजिए, आप जो है रेपो रेट जो है थोड़ा कम कर दिए, ताकि लोगों को लोन मिल सके और वो अपना बिजनेस वापस से शुरू कर सके। तो ऐसे टाइम पर जब बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती हो जाती है चीज़ें, या फिर बहुत सारा डिफ्लेशन चल रहा रहता है, तो लोग जो होते हैं बेसिकली जो RBI होता है वो अपना रेपो रेट जो होता है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, ताकि मनी का फ्लो बढ़ जाए और मेंटेन हो जाए जो भी रेट था, प्राइस लेवल हो। ठीक है, तो इस तरह से RBI जो होता है वो हमारा जो मनी का फ्लो है उसको मेंटेन रखता है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं हमारा। ठीक है, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा कि मनी एंड प्राइस लेवल जो है उसको मेंटेन रखने में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी की मदद लेते हैं। अब देखो, इन्फ्लेशन का मतलब तो आपको पता चल गया जब महंगाई बढ़ जाती है, और डिफ्लेशन का मतलब जब बहुत ज़्यादा सामान सस्ता हो जाता है। लेकिन देखो एक और भी होता है जो रिसेंटली है, बेसिकली जब द ग्रेट डिप्रेशन था उसके कुछ सालों बाद का ही था। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ था, जिसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि देखो रिसेशंस तो चल ही रहे, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहे बहुत ज़्यादा, कि इकोनॉमिक डाउनफॉल में चल रही है, उसके साथ में ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो वो कॉमन रहता है रिसेशन के अंदर, लेकिन उसके साथ में ही बेसिकली रिसेशन के साथ में ही और महंगाई बढ़ने के साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी लोगों के पास काम धंधा भी बहुत ज़्यादा कम है। जब इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत कम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जो डिप्रेशन के टाइम पे दिख रहा था, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। ठीक है, कि मतलब उस टाइम पे लोग जो थे उनके पास काम धंधा भी नहीं था, यानी अनएम्प्लॉयड भी थे, उसके साथ में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे कोई भी चीज़, जिसकी वजह से लोगों के पास कपड़ा खरीदने तक का पैसा नहीं था। ये कपड़ा कैसे खरीदे, 2-2 3-3 मतलब इतना महंगा महंगा कपड़ा मिल रहा था। तो ऐसे इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो, अब 6th जो स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि देखो किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है, अगर हमको ये जानना है कि वो जो कंट्री है वो ग्रो हो रही है या फिर मतलब अभी पीछे चल रही है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, यानी कंट्री जो है उसकी नेशनल इनकम कितनी है, GDP कितनी है, ये सारी चीज़ों को देखकर हमको ये पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कि मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको जानने के लिए भी हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। तो देखो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है
कि देखो हमारा जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बेसिकली अभी तुरंत ही का अभी कुछ 100 साल ही हुए इसको आते हुए। तो बेसिकली ये जो बेसिकली थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके हिसाब से देखो क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसको लॉन्ग रन में हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, मतलब कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। एक कंट्री को मान लो कोई डेवलपेड कंट्री है तो किस तरह से हम डेवलपेड कंट्री बन सकते हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्री किस तरह से बन सकते हैं। तो ये सारी थ्योरी के अंदर बेसिकली बताया गया है। और देखो हमारी जो केंशियन थ्योरी थी, बेसिकली जो किन्स की थ्योरी थी, वो देखोगे तो काफ़ी शॉर्ट टर्म की थ्योरी थी। जब तक रिसेशन था तब बेसिकली देखोगे तो सिर्फ 10 या फिर 20 साल के लिए काम की थी वो थ्योरी। उसके बाद अगर देखोगे तो वो लॉन्ग रन के लिए वो बेसिकली थ्योरी अच्छी नहीं थी। अब क्यों अच्छी नहीं थी तो देखो, अब किन्स का थ्योरी का कहना ही क्या था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमिक्स में, मतलब बेसिकली कंट्री के इकोनॉमी में होना चाहिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जो है उसे लगातार ऐसे कुछ काम करते रहने चाहिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब जैसे मान लो अगर इंडिया के अंदर ही अगर गवर्नमेंट जो है वो हर जगह रोड ही बनाते फिरेगी, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो रोड ही बनाने में खर्चा हो जाएगा और बाकी चीज़ों पे वो खर्च नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर वो खर्च नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो ठीक ठाक हो जाएगी लेकिन उनके पास पैसे कम बचेंगे, बजट ही सही से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो किन्स की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक्स की वो ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए नहीं ठीक थी। वो जब तक रिसेशन था, जब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तब तक वो ठीक था, लेकिन लॉन्ग रन के लिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी थी वही ठीक ठाक थी कि मतलब मार्केट जो है वो अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक कर देगा। जिसके लिए जो बाद में मतलब जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, मतलब जो सेकेंड जनरेशन आप बोल सकते हो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के, वो आए जिन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो किन्स की जो थ्योरी थी जिसके अंदर काफ़ी सारी ठीक चीज़ें थी और काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें थी जो हमको सही नहीं लग रही थी कि हर चीज़ में इंटरवेंशन, तो उसको थोड़ा बहुत हटाया गया, थोड़ी बहुत ठीक ठाक किया गया। जितने भी थ्योरीज थी, मॉड्यूल्स थे, उनको ठीक ठाक करने के बाद नई थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो ऐसी जो थ्योरीज थी इनको डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी मेहनत की थी, जैसे कि देखो आर्थ लुईस, डब्ल्यू रास्टो, रॉबर्ट सोलो, ऐसे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम दिया गया। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है सबके, बस कुछ का भी याद रखोगे तो काफ़ी रहेगा, बट अगर आपको याद रखना है तो सारे का याद रख लेना। तो देखो ये जो मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत की है, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, इंपॉर्टेंस इनका है इन इकोनॉमिक्स बेसिकली थ्योरीज को डेवलप करने में। अब देखो सातवां जो हमारा स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी कंट्री होती है, मतलब बेसिकली किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो कहाँ कहाँ पर पेमेंट करती है, बेसिकली कहाँ कहाँ पर ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करती रहती है, उसकी जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जैसे अब इंडिया का 1 रुपया है और इंडिया का और अमेरिका का डॉलर है, तो उसके बीच में जो बेसिकली करेंसी का जो डिफरेंस है कि जैसे अब $1 का मतलब होता है इंडिया में 80 रुपया, 79 पॉइंट कुछ ऐसा हो गया इंडिया में, पहले 72 था लेकिन अब 79 हो गया, 80 रुपया हो गया है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये सारी चीज़ों को जानने में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो एज फॉरेन इनकम अ डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिसिप्ट। मतलब क्या कि देखो अब अगर मान लो कि कोई कंट्री है, अब अगर देखोगे तो उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जैसे अब इंडिया ही है, इंडिया के अंदर जितने भी लेन देन हो रही है, इंडिया के अंदर मान लो कोई टैक्सी से घूम रहा है, कोई कुछ सामान खरीद रहा है, तो वो उसकी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती है। ठीक है, लेकिन जितने भी बाकी के जो मतलब बाहर देश से अगर मान लो किसी तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो बाहर देश से इंडिया जो है कोई मिसाइल खरीद रहा है, बाहर देश से तेल खरीद रहा है या फिर कुछ और चीज़ें खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है, वो सारी चीज़ें खरीद रहा है, तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन बेसिकली आप बोल सकते हैं फॉरेन इनकम या फिर एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी वजह से हमारा जो नेशनल इनकम वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। मान लो हमने बाहर देश से कोई मतलब बेसिकली बाहर अमेरिका में जाकर हमने कुछ अपना सामान बेच दिया, ठीक है, अब अमेरिका में कुछ बेच दिया हमने, कुछ वहाँ पर बेचा है, तो वहाँ से हमको कुछ इनकम भी मिलेगी, कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो वो सारी जो फॉरेन इनकम्स होती है उनकी वजह से हमारी नेशनल इनकम काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्योंकि अब दूसरा देश है, हमारा इंडिया नहीं है। अब देखो इंडिया में अगर रहोगे तो इंडिया के अंदर अगर कुछ खरीदते हो तो आपको रुपया ही मिलेगा, ठीक है, और अगर आप विदेश में जाते हो तो वहाँ पर आपको डॉलर मिलेगा। ठीक है, अब अमेरिका में जाकर कुछ खरीदोगे, अब जैसे अमेरिका में आपने कुछ सामान बेचा
तो अमेरिका वाले आपको रुपया नहीं देंगे, उन लोग आपको डॉलर देंगे, डॉलर के रूप में करेंसी देंगे। अब उस डॉलर को आप कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में, कि मतलब वो जो डॉलर है उसको इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करते हो, उसके बाद वो आपके नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो देखोगे तो जो एक्सचेंज रेट है वो सारी चीज़ों की मदद से हम अपने बेसिकली नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आपका जो $1 है अमेरिका का और जो इंडिया का ₹1 है, उनके बीच में मतलब बेसिकली उनका वैल्यू कितना है, कि $1 का जैसे मतलब होता है इंडिया का 70 मतलब 79 रुपया, ठीक है, मतलब 80 रुपया, कि $1 का मतलब हो गया 80 रुपये इंडिया का। तो इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब ये आइडेंटिफाई कौन करता है, तो बेसिकली जो RBI है, सेंट्रल बैंक है हमारा इंडिया का, वही ये सारी चीज़ों को देखता है। अब देखो हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो चाहे तो हमारा जो ये मतलब बेसिकली एक्सचेंज रेट है, कि मतलब $1 का मतलब 80 रुपया इंडियन रुपीज़ में, तो वो चाहे तो इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकता है अपनी मन से, ठीक है। बेसिकली इसको किया जा सकता है, बट इसको करने का एक प्रोसेस रहता है, बेसिकली इसको करने में हमारा एक तरह से देखोगे तो घाटा ही रहता है, तो इसलिए नहीं किया जाता है। बट अभी के टाइम पे करंटली में देखोगे तो इंडिया जो है ऐसा कर रहा है ताकि हमारा जो रुपया जो है उसको बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया का जो रुपया है उसकी कीमत मतलब देखोगे डॉलर से अब 80 रुपये तक पहुंच गए, पहले 76 ऐसा कुछ पहुंचा था, लेकिन अब 80 रुपये तक पहुंच गया है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए कि मतलब इससे ऊपर ना जाए, 80 से 90 ना पहुंचे, तो इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो थोड़े बहुत कुछ काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है, तो देखो इसके अंदर किया क्या जाता है। देखो सेंट्रल बैंक पता है क्या करता है, अब जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसे, आपके पास मान लो 10,000 रुपये, ठीक है। अब आपने एक दुकान खोल ली, अब दुकान के अंदर मान लो कोई भी आपका सामान खरीद नहीं रहा है, आपके दुकान में सामान बहुत सारे, ऐसे टाइम पर अगर आप चाहते हो कि मेरी दुकान जो है उसका प्रॉफिट आए, वो कमाए कुछ, तो इसके लिए आप क्या करते हो कि आप खुद के ही पैसे जो है आपके पास 10,000, उससे ही आप खुद ही अपने सामान खरीदते हो, ताकि बिजनेस के अंदर पैसे आए और बिजनेस जो है वो दिखे कि मतलब ग्रो हो रहा है, एक तरह से दिखेगा कि हाँ भाई ग्रो हो रहा है, लोग जो होंगे वो सामान खरीदेंगे फिर उसके बाद में, ठीक है। मतलब दिखेगा हाँ भाई बिजनेस थोड़ा बहुत उसके अंदर अर्निंग हो रही है। तो ऐसा ही बेसिकली इंडिया भी कर रहा है, कि मतलब क्या, कि जो हमारा जितने भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि हमारे पास जितने भी अलग अलग देश की जो करेंसी हमारे पास अवेलेबल है, हमने सेव करके रखी है, तो इंडिया क्या कर रहा है उसी को खर्च कर रहा है, ताकि हमारा जो रुपया है वो बचा रहे और बेसिकली उसकी जो वैल्यू है वो कम ना हुए, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को निकाला जाता है। मे भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गया हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि मतलब देश हमारा जो करेंसी बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे खर्चा करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है ग्लोबल लेवल पे, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगी उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन नहीं, यहाँ पर देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिकली प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो नेक्स्ट लेक्चर, अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो। एंड देखो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अपना फीडबैक भी दे देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।